हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का तीसरा चैप्टर जो है विद्युत धारा, जिसका हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, इसका सिद्धांत क्या होता है, और व्हीटस्टोन को हम पूरी तरीके से इसके फॉर्मूले को भी प्रूफ करेंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है, और जितना कुछ मैं आपको बताऊंगा, आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ सभी आपको याद भी होंगे और एक एक करके समझ में भी आएगा और आपके 5 नंबर पक्का भी होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें पढ़ना है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, तो सबसे पहले तो यही आता है कि व्हीटस्टोन सेतु जो है ना, इसको आपको इंपॉर्टेंट के श्रेणी में रखना है, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि व्हीटस्टोन सेतु का सबसे पहला टॉपिक ये है कि व्हीटस्टोन सेतु कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है और व्हीटस्टोन सेतु से क्या हम करते हैं। तो देखिए, जो व्हीटस्टोन सेतु है ये एक ऐसा परिपथ है, ठीक है, या हम इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा परिपथ होता है जिसके हम अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं। किसका मान ज्ञात करेंगे? अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात कर सकते हैं, वही कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु। तो सबसे पहले तो आपको यदि आता है व्हीटस्टोन सेतु तो यही लिखना है कि व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। तो आशा करते हैं कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसा विद्युत परिपथ होता है जिसकी सहायता से अज्ञात प्रतिरोधों का मान ज्ञात किया जाता है। तो सबसे पहले ये हम समझ लिए। इसके बाद आपको लिखना है सिद्धांत, कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या होता है। एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। अब हम देख लेते हैं इसका सिद्धांत। थोड़ा सा हम ऊपर ही लिखते हैं यहाँ पर, सिद्धांत। देखिए, व्हीटस्टोन सेतु जो सिद्धांत होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत आप रट कर याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता। इसीलिए मैं कहूँगा व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत मैं यहाँ पे समझाऊंगा और वहीं से आपको याद भी कराऊंगा। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ध्यान से समझेंगे याद भी होगा, ठीक है। तो देखिए, एक हम परिपथ बना रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए, ऐसे आपको 4 बिंदु ले लेना है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 और 4, ऐसे आपको 4 बिंदु ले लेना है, ठीक है। अब इन चारों बिंदुओं को इस तरीके से मिला देना है। देखिए, फिगर भी बनाना आपको सीखना चाहिए। ऐसे हम मिला रहे हैं, फिर से इसको यहाँ बीच में हम प्रतिरोध लगा दिए, एक और ऐसे, ठीक है। इसमें भी हमने ऐसे प्रतिरोध लगा दिया, ठीक है। देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, हमने ये एक चतुर्भुज की तरह दिखाई दे रहा है, और चतुर्भुज की 4 भुजाएं हैं, एक ये भुजा, एक ये भुजा, एक ये और एक ये भुजा। तो चतुर्भुज है, मान लेते हैं ये चतुर्भुज A, B, C और D। ये 4 चतुर्भुज, मतलब एक चतुर्भुज है जिसकी भुजाएं AB है, फिर से BC है, CD है और AD है। ये 4 इसकी भुजाएं हैं और चारों भुजाओं पर एक एक प्रतिरोध लगा हुआ है। तो इसको मान लेते हैं ये प्रतिरोध है, P है, ये Q है, ये R प्रतिरोध है और ये S प्रतिरोध है। समझ गए इतनी बात? अब देखिए, ये 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब ये चारों प्रतिरोध एक सेल से, ध्यान से समझेंगे, ये चारों प्रतिरोध
ये एक कुंजी है, यहाँ पे एक सेल लग गया, ठीक है। देखिए ये चारों प्रतिरोध एक सेल द्वारा मतलब एक बैटरी द्वारा जुड़ी गई है, ये एक कुंजी है, ठीक है। और ये जो सेल है, ये सेल का मतलब हम सेल को इससे हम दर्शा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक विकिरण है, ये विकिरण है, और यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर लगा है जो है G, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है जो यहाँ पे क्या है, G है। इतनी बात आपको फिगर से समझ में आ गया ना। हमने क्या कहा, एक हमने चतुर्भुज लिया है जिसके 4 भुजाएं हैं, ठीक है, ABCD, ये एक चतुर्भुज है कि नहीं। तो चतुर्भुज के 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं पर PQRS ये चारों प्रतिरोध इस पर स्थित हैं। तो यही हमने कहा केवल, अब ध्यान से सुनिएगा, यही से याद होगा। हमने कहा आपको कहना है सिद्धांत में, यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित है। देखिए ये एक चतुर्भुज है ना, तो चतुर्भुज के चारों भुजाएं एक दूसरे से संलग्न हैं, जुड़ी हुई हैं। तो वही कहा जा रहा है कि यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकिरण में धारामापी तथा दूसरे विकिरण में सेल द्वारा जुड़ा हो और धारामापी का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो चतुर्भुज के 2 संलग्न भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, मतलब PQ/RS। आशा करते हैं कि आपको याद हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना। देखिए हमने क्या बोला, एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए हम लिखवाने को तो लिखवा देंगे, यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा लिखवाने पर, ठीक है, टाइम भी लगेगा, बट आपको लिखवाने से याद नहीं होने वाला। आप यहां से सुनिए, समझिए और याद कीजिए। एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आप कहेंगे यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकिरण में धारामापी तथा दूसरे विकिरण में सेल लगा हो और धारा का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो उस समय चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैंने जो बोला वो आपको सुने होंगे और इसको नोट्स में लिखे होंगे। देखिए नोट्स इसका जरूर आप बनाइएगा, बहुत ही सिंपल है। हमने 2 बार आपको बता दिया, अभी तक आपने नोट्स को नहीं बनाया है तो मैं कहूँगा कि सुनिए और नोट्स को लिखते हुए चलिए। फिर से मैं एक बार अंतिम में एक बार और मैं बोल रहा हूँ सिद्धांत को, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसी वीडियो में सुनकर ही याद कर लें। मैंने भी इसको सुनकर ही याद किया था, जब मैंने पढ़ाई किया था तो मैं सुनकर ही याद करता था, कोई भी चीज़ को रटा नहीं था, क्योंकि मैं जानता था रटने पर क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। इसलिए मैं अभी से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही करूंगा कि भैया आप सुनकर याद कीजिए, ना कि आप रट्टा मारकर। ठीक है, सुनिए, समझिए और याद कीजिए। एक बार और सुनिए। आप कहेंगे यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं तथा इसके एक विकिरण में धारामापी तथा इसके एक विकिरण में सेल लगा हो और यदि धारामापी का विक्षेप 0 हो, अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो उस समय चतुर्भुज के 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 भुजाओं पर स्थित प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और इतने आराम से हमने बोला था, इसको लिख भी लिए होंगे। अदरवाइज यदि आपको देखिए यदि लिख पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाते हैं तो देखिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर या तो बुक का हेल्प लीजिए या आप हमारा नोट्स ले लीजिए। नोट्स आप जानते होंगे कि इतना हमने पूरे फिजिक्स का नोट्स हम दे रहे हैं ओनली आपको 99 रुपये में।
ओनली आपको 99 रुपये में आपको पूरे फिजिक्स का नोट्स दिया जा रहा है, जिसमें इन सभी का फिजिक्स का नोट्स है। वहाँ से आप लीजिए और उसके हेल्प से आप पढ़ाई कीजिए। यदि हमारा नोट्स ले लेते हैं तो बुक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बुक के लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नोट्स से ही इन सभी टॉपिक को पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऑफर भी है कि यदि आप 30 अगस्त से पहले आप नोट्स को लेते हैं तो आपको ओनली 69 रुपये में मिलेगा। याद रखेंगे 30 अगस्त से पहले लेते हैं 69 में पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 15 अगस्त था इसलिए ऑफर आपको दिया गया है 30 अगस्त तक का। क्योंकि आज वीडियो अपलोड होगा तो मान लेते हैं 4 दिन बाद आप वीडियो देख रहे हैं या मान लेते हैं बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, ठीक है, तो यदि 30 अगस्त से पहले आप लेते हैं तो 69 में भी पड़ जाएगा और 30 अगस्त के बाद देखते हैं तो जो 199 का है, 199 का है, वो आपको ओनली 99 में पड़ेगा। तो लेना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करके हमारी टीम से आप नोट्स मांगेंगे कि क्लास 12 का नोट्स दे दीजिए, वो आपको नोट्स दे देंगे व्हाट्सएप पर ही और वहां से अपने आप अच्छे तरीके से नोट्स भी बनाइएगा। आशा करते हैं समझ के होंगे। तो देखिए इतना लिखने के बाद इस फिगर को सिद्धांत में जैसे हमने बोला वही आपको लिख देना है कि यदि ऐसे आप लिख लेंगे ना, यदि 4 प्रतिरोध PQRS, ठीक है, ऐसे आप लिख लेंगे यदि 4 प्रतिरोध PQRS किसी चतुर्भुज के 4 संलग्न भुजाओं पर स्थित हैं। इस प्रकार आप लिख लेंगे। लिखने के बाद नीचे ये फिगर बना लीजिएगा। इसके बाद आपको अंत में एक और बात लिखना होता है कि इसकी उत्पत्ति या हम कह सकते हैं इसका सिद्ध आपको करना होगा, सिद्ध आपको करना होगा, जिसे हम प्रूफ भी कहते हैं। अब चलिए हम इस फॉर्मूले को मतलब P/Q = R/S है, इसको प्रूफ करना होता है। जब तक आप प्रूफ नहीं करेंगे तब तक आपको फुल नंबर नहीं दिया जाएगा। तो अब यहाँ से समझिएगा, ये एक सेल है या बैटरी हम कह सकते हैं, यहाँ से धारा प्रवाहित हुआ। ध्यान से समझिएगा, जैसे ही धारा प्रवाहित हुआ तो यहाँ तक तो आपका धारा सामान्य आ ही जाएगा, परंतु यहाँ से दो आपके रास्ते गए, एक ये रास्ता एक ये रास्ता। तो मान लेते हैं कि इधर I1 धारा प्रवाहित हो रहा है और ये I1 जाएगा यहाँ पर, फिर से ये संधि आ गया तो यहाँ से भी 2 रास्ते हैं, ठीक है, 2 रास्ते हैं कि नहीं। तो इधर मान लेते हैं ये गैल्वेनोमीटर है, तो इधर हम मान लेते हैं कि IG धारा प्रवाहित हो रहे हैं और ये एक धारा है तो इधर मान लेते हैं I2 धारा प्रवाहित हो रहा है। इतनी बात आपने समझा। हमने क्या बताया, हमने केवल यही कहा है कि I धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ से 2 रास्ते हैं, तो मान लेते हैं इधर जो रास्ता है उसमें I1 धारा प्रवाहित हो रहा है और I1 से फिर से 2 धाराएं बहने लगी, एक IG एक I2। इतनी बात। उसके बाद एक ये धारा है तो इधर से मान लेते हैं कि I3 धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर जाकर मान लेते हैं कि ये I4 धारा प्रवाहित हो रही है इस संधि से, ठीक है, और यहाँ पर फिर से जाकर I में मिलकर ये सभी धाराएं I मिलकर फिर से यहाँ पर उदासीन हो जा रहे हैं। तो ये आपको फिगर समझ में आ गया, ठीक है। ये धारा आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि धारा यदि आप समझे रहेंगे तभी जाकर इसका प्रूफ कर पाएंगे। और दूसरा एक और है कि इसका प्रूफ तभी आपको समझ में आएगा जब आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा, क्योंकि किरचॉफ के नियम में हमने आपको बताया था क्या, चिन्ह परिपाटी, और उसी पर ये लगेगा। तो देखिए इसका प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इसमें आप किरचॉफ के 2 बार प्रथम नियम लगाएंगे और 2 बार द्वितीय नियम लगाएंगे। वैसे ही हम देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक विकर्ण, यहाँ पे एक विकर्ण है B और D पर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से आप लिखेंगे बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, ठीक है। अब देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम पे बिंदु B पर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक संधि है कि नहीं, संधि है, संधि अब सब हमने किरचॉफ में पढ़ाया है, ठीक है। तो देखिए संधि की ओर देख रहे हैं ये I1 धारा जा रही है और देख रहे हैं संधि जो B है इससे 2 धाराएं निकल रही हैं। हमने ये आपको बताया है कि यदि संधि की ओर जो धाराएं जाती हैं उसको हम धनात्मक लेते हैं और जो संधि से बाहर निकलती हैं उसको ऋणात्मक लेते हैं और ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे संधि की ओर जा रही है I1 धारा तो हमने I1 प्लस में ले लिया और ये ध्यान से समझेंगे, और यहाँ से देख रहे हैं तो ये दोनों धाराएं बाहर निकल रही हैं तो ये हम लिखते हैं -IG और -I2
इक्वल टू 0, क्योंकि सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। समझ में आ गया ना। ये संधि की ओर जा रहा था तो इसलिए हमने I1 को प्लस लिया, ये संधि से बाहर निकल रही थी इसलिए इन दोनों को माइनस लिया। अब ध्यान से समझेंगे, यहाँ से I1 हो जाएगा, इन दोनों को उधर भेजते हैं तो ये I2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक और बात, मतलब I1 जो होगा वो I2 के बराबर हो जाएगा। अब आपको एक बात और समझ में आ रहा होगा, सोच रहे होंगे सर IG कहाँ गया। तो देखिए हमने सिद्धांत में ही आपको बताया है कि यदि, हमने आपको कहा था ना, यदि धारामापी का विक्षेप शून्य हो अर्थात सेतु संतुलन की स्थिति में हो, तो यदि सेतु संतुलन की स्थिति में होता है तो IG का जो मान होता है वो शून्य होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप कोष्ठ में लिख सकते हैं जहाँ IG इक्वल टू 0। अब कोई पूछे कि क्यों 0, तो आप कह दीजिएगा सेतु संतुलन की स्थिति में है इसीलिए। ठीक है, जब सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो गैल्वेनोमीटर मतलब धारामापी से धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया सबसे पहला। अब देखिए ऐसे ही ये हमने एक देख लिया, पहली बार प्रथम नियम लगा लिया, एक बार और हम प्रथम नियम लगाएंगे क्योंकि 2 बार किरचॉफ का प्रथम नियम और 2 ही बार किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो अब हम बिंदु डी के लिए देखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम। ठीक है, तो अब इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझेंगे, अब देखिए ये देखिए डी की ओर ये धारा जा रही है ना, I3 धारा, तो देखिए ये इधर डी की ओर जा रही है तो इसे हम I3 को प्लस ले लेंगे, इक्वल टू यहाँ पे माइनस लेंगे। अब ये देखिए डी से ये धाराएं निकल रही हैं I4 धारा, तो इसको हम I4 ले लेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो IG धारा है यहाँ से आ रही है डी की ओर, तो इस वाले को क्या लेंगे, डी की ओर आ रही है तो इसको हम प्लस लेंगे ना, तो IG हम ले लेंगे और इनका बीजगणितीय योग 0 होता है तो 0 हमने ले लिया। अब आपको थोड़ा सा यह ध्यान देना है, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। और यहाँ पे जो IG है तो आप जानते हैं यदि सेतु संतुलन की स्थिति में हो तो IG का मान क्या होता है, शून्य होता है, तो ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया है। जैसे कि किरचॉफ का हमने 2 बार प्रथम नियम लगा लिया, अब 2 ही बार किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं किरचॉफ के, देखिए ऐसा नहीं लिखना है, देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, प्रथम नियम हम जानते हैं संधि का नियम है तो हमने संधि से लगा दिया, और द्वितीय नियम है किरचॉफ का बंद जाल का नियम है। तो देखिए बंद जाल यहाँ पे क्या है, बंद है ABDA, ये है एक ABDA है, एक ये बंद जाल है, और एक और बंद जाल है BCDB। तो सबसे पहले हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे ये बंद जाल ABDA में, तो हम यही लिखेंगे बंद जाल ABDA में किरचॉफ सेकेंड नियम मतलब द्वितीय नियम। अब देखिए बंद जाल में हम लगा देंगे, तो बंद हमने द्वितीय नियम में पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि किसी प्रतिरोधों मतलब किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। तो देखिए I1 के साथ क्या है, प्रतिरोध, संलग्न प्रतिरोध है P, तो हम यही लिखेंगे I1P। और उसके बाद ये देखिए, अब देखिए यहाँ से आप मान लेते हैं, इसको हम प्लस इसलिए लिए कि मान लेते हैं हम इसी दिशा में दौड़ रहे हैं, आप भी धारा की भी दिशा इस दिशा में है, तो दौड़ने की दिशा धारा की दिशा में हो तो उसको हम प्लस लेंगे। अब यहाँ पे आ गए, यहाँ से हम इधर दौड़ेंगे, धारा की भी दिशा इस दिशा में है, दौड़ने की भी दिशा इस दिशा में, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या लेंगे, IGG, इसको भी हम प्लस ले लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ से हम इधर न जाएंगे क्योंकि ABDA लिए हैं, तो अब इधर जाएंगे तो देखिए धारा की बहने की दिशा इस दिशा में है, हमारी चलने की दिशा है इस दिशा में, तो इसका मतलब विपरीत हमारी दिशा है, तो इसलिए इसको हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पे हम क्या आ जाएगा I3, और फिर से इसका संलग्न प्रतिरोध है R, तो R लिख दिए, और देखिए यहाँ पे हो जाएगा 0।
अब 0 यहाँ पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे कोई सेल लगा है, सेल लगा होता तो यहाँ पे ई लिखते, नहीं लगा है तो 0 हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे I1 जो P है, यहाँ पे इसका मान हम जानते हैं 0 हो जाएगा, क्योंकि IG का मान 0 होता है, तो जब 0 का 0 G में गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे I3 ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस, तो I3R हो जाएगा, तो यहाँ पर एक हमें ये मिला। समझ में आ गया। अब देखिए इसको आपको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण 2, इसको समीकरण 3। अभी आपको समझ में आएगा क्यों हमने माना। अब देखिए अब और हम आगे बढ़ते हैं, तो एक देखिए किरचॉफ का हमने द्वितीय नियम लगाया है, एक ABCD में। अब दूसरा हम नियम लगाएंगे बंद जाल BCDB में, ठीक है। तो यही हम लिखेंगे बंद जाल BCDB में किरचॉफ सेकेंड लॉ, मतलब सेकेंड नियम। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम हम दूसरी बार लगा रहे हैं, तो अब इसके लिए लगाएंगे, तो देखिए यहाँ से धारा यहाँ पे प्रवाहित होगा, तो इसका संलग्न ये है। अब मान लेते हैं हम इधर ही दौड़ भी रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, I2Q हो जाएगा। फिर से हमने यहाँ पे आए, अब यहाँ से हम इधर दौड़ेंगे, धारा की बहने की दिशा इस दिशा में है, दौड़ने की दिशा इस दिशा में, तो इसके लिए इसको माइनस हम लेंगे, तो I4S हमने ले लिया। फिर से अब यहाँ से हम इधर जाएंगे, देख रहे हैं धारा की बहने की दिशा इस दिशा में है, दौड़ने की दिशा इस दिशा में, इसलिए इसको भी हम माइनस लेंगे, तो यहाँ पर माइनस IG और यहाँ पे G हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमको क्या मिला, यहाँ पर देखिए I2Q, ये इधर माइनस में है, इधर 0 के उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो I4S हो गया, तो इसको भी हमने कोष्ट में कर दिया। देखिए यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा ना, क्योंकि IG का मान 0, तो 0 का G में गुणा होगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अब सिंपल में अब हम क्या करेंगे, अब हम समीकरण 4 मतलब समीकरण 3 और 4 में भाग दे देंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 और 4 में भाग देने पर, समीकरण 3 और 4 में यदि भाग देते हैं तो क्या मिलता है, तो भाग कैसे देंगे, इसका इधर मतलब लेफ्ट हैंड जो साइड है उसके लेफ्ट हैंड से होगा, और इसका जो राइट हैंड है उसके राइट हैंड से होगा। तो इसी प्रकार इसका भाग हम देंगे, तो देखिए इसका I1P हो जाएगा, और इसका देखेंगे तो I2Q है, तो I2Q है, ठीक है। और उसके बाद इसका क्या है, I3R है, और इक्वल टू इसका क्या है, I4S है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, इस I1 से I2 कैंसिल हो जाएगा, इस I3 से I4 कैंसिल हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए I1 जो है, ध्यान से समझेंगे, I1 जो है वो I2 के बराबर है कि नहीं, समीकरण फर्स्ट से हमें पता है, और जो I3 है वो I4 के बराबर है, तो ये भी हम जानते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं ना, I1 जो है I2 के बराबर समीकरण फर्स्ट से पता है, और जो I3 है वो I4 के बराबर है, ये हमें इससे पता है। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे हमें केवल मिला PQ इक्वल टू RS, ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया है, देखिए PQ/RS, यही तो आपका है PQ/RS। तो देखिए ये आपका प्रूफ हो गया है। प्रूफ भी तभी आपको समझ में आएगा जब आपको किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे, अदरवाइज नहीं तो आप कह रहे होंगे कहाँ से कहाँ चला गया, कोई समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, और नोट्स के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप मैसेज करेंगे, तुरंत आपको नोट्स भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के